हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का वापस से एक नए लेक्चर में, जिसमें आज हम कवर करने जा रहे हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का ही आपका सेकंड टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग। जो सेकंड चैप्टर है आपका, उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आपको जो पढ़ने को मिलेगा वो शायद से आपको आयनिक बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग, ठीक है, इसके बारे में पढ़ने को मिलेगा। और बॉन्ड हेबर साइकिल देखने को मिलेगा, लैटिस एनर्जी क्या होती है, ये सारी चीज़ें आपको क्या होगा इस लेक्चर में कवर करने की हम कोशिश करेंगे। बॉन्ड हेबर को नहीं कवर करेंगे, बॉन्ड हेबर को हम नेक्स्ट को जो सेकंड हम इसका लेक्चर डालेंगे उसमें कवर करेंगे, क्योंकि वो पूरा एक टॉपिक ऐसा होता है जिससे आपको क्या करना होता है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, उसकी पूरी एक साइकिल बनानी पड़ती है। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अभी यहाँ पे हम कोशिश करेंगे आयनिक बॉन्डिंग को पूरा कवर करने की, कि आयनिक बॉन्डिंग क्या होती है। वैसे आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि हाई स्कूल में भी पढ़ाया जाता है, क्लास 12 में पढ़ाया जाता है कि आयनिक बॉन्डिंग को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्डिंग भी बोलते हैं, है ना। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिससे बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। आयंस के बीच में बनने वाला बॉन्ड, अगर बेसिकली छोटे में बोले तो आयंस के बीच में बनने वाला जो बॉन्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्डिंग बोलते हैं। जिसको हमने पिछला लेक्चर जो अभी हमने कवर किया था उसमें भी हमने ये चीज़ पढ़ाई है ना, कि आयनिक बॉन्डिंग कहाँ होती है, कैसे होती है, वो भी बताया था। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आपको ये फोटो दिख रही है, फोटो में क्या दिख रहा है कि आई हैव वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, यू कैन हैव इट, आई नीड वन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट ऑक्टेट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सोडियम जो है उसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है उसके आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है, तो वो देने को तैयार है अपना इलेक्ट्रॉन। और उसके सामने वाला जो उससे बॉन्डिंग कर रहा है, जैसे Cl है हमारे पास, उसमें क्या होता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, आपको पता है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कितनी होती है, 17 होते हैं आपका इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कॉन्फिगरेशन लिखोगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, 6 नहीं होता है, 5 होता है ना, क्योंकि इसका क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 5 होता है। अब 6 करने के लिए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, जिससे उसके क्या हो जाए, आखिरी वाले शेल में भी क्या हो जाए, मतलब टोटल ओवरऑल वो 18 इलेक्ट्रॉन्स बन सके। और नियरेस्ट क्या होता है, जो नोबल गैस होती है उसकी कॉन्फिगरेशन को वो क्या कर सके, अटेन कर सके, तब जाकर के क्या होते हैं, वो स्टेबल कहलाते हैं, है ना। स्टेबल कब होते हैं, जब वो जितने भी आपके एटम्स हैं वो क्या हो, अपने नियरेस्ट नोबल गैस की जो कॉन्फिगरेशन होती है जब उसको अटेन कर लेते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाते हैं, आपके स्टेबल हो जाते हैं। जैसे आपका हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, सिनॉन है, रेडॉन है, सब क्या है, सबके सब स्टेबल है। क्यों? क्योंकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है ना। तो बात करते हैं अब यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा इसको, और ये क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट करेगा, ठीक। अब पढ़ते हैं कि आयनिक बॉन्ड होता क्या है। तो जहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है एक एटम से दूसरे एटम में, उसी को हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। क्या समझा हमने, कि जहाँ पे क्या हो रहा हो, हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा हो इलेक्ट्रॉन का एक एटम से दूसरे एटम में, तब उसको हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मेटल है और एक बीच में क्या आपका नॉन मेटल है। तो मेटल क्या करते हैं, अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसको क्या कर देते हैं, डोनेट कर देते हैं, पूरी तरह से ट्रांसफर कर देते हैं। और जो उसके साथ बॉन्ड बना रहा होता है वो क्या करता है, उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाती है, हमारी आयनिक बॉन्डिंग होती है, ठीक। तो पहले क्या हुआ, मेटल था, नॉन मेटल था, उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो ये Na+ में हो जाएगा। मान लीजिए आपका, मैंने यहाँ पे Na और Cl का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो ये क्या करेगा, आपका एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो Na+ में बदल जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो ये माइनस में बनेगा, तो यानी Cl- में बन जाएगा। और तब जो बॉन्ड फॉर्म होगा उनके बीच में, तो वो क्या होगा, हमारा आयनिक बॉन्ड होगा। क्योंकि दो आयंस में पहले हम क्या करते हैं, जब हम बॉन्ड हेबर साइकिल पढ़ेंगे, बॉन्ड हेबर साइकिल में हम यही सारी चीजें कवर करेंगे कि आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता कैसे है, क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं जिससे हमारा आयनिक बॉन्ड बनता है, तो ये उसमें हम पढ़ेंगे, है ना। अभी क्या बेसिक समझना है कि जहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन का एक एटम से दूसरे एटम में, उसी को हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। और मान लीजिए क्या हुआ, आयनिक बॉन्ड बनाने से पहले हमारे होते क्या है, एटम्स हो सकते हैं वो अपने सॉलिड या जो उनका नेचुरल, मतलब एक तरह से होता है ना कि नेचुरल फॉर्म होता है कि कैसे वो पाए जाते हैं एनवायरमेंट में, ठीक है। तो मान लीजिए कुछ होते हैं, जैसे कार्बन हमें पता है सॉलिड होता है ना। और हमारा अब मेटल्स हैं, है ना, तो उसमें क्या होगा, वो पहले अपने सॉलिड कह सकते हैं सॉलिड स्टेट में रहेंगे, है ना। और कुछ होते हैं क्लोरीन, जैसे मान लीजिए लिक्विड में है तो लिक्विड स्टेट में होगा। अब जब दोनों कंबाइन करना पड़ेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों का क्या होना पड़ता है, एक ही तरह का क्या होना चाहिए, स्टेट होना चाहिए, तब जाके वो कंबाइन होते हैं। तो मान लीजिए उसने अपना अगर इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा तो हो सकता है वहाँ पे क्या हो, ये भी मैं ऐसे ही समझा रहा हूँ कि हो सकता है सब चीज़, है ना, कि उसकी स्टेट चेंज हो जाए। उसके बाद क्या होगा, फिर वहाँ पे जाके बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा डेफिनेशन को और समझते हैं कि केमिकल बॉन्ड, वो तो एक बेसिक सी डेफिनेशन थी जहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा हो। अब यहाँ पे मैं समझाता हूँ डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन ये कहती है, बुकिश जो होती है थोड़ी सी, उसमें ये कहता है कि जब जो केमिकल बॉन्ड होता है, जो कहाँ बन रहा हो, जो
उस जगह पे बन रहा हो जहां पर क्या हो, एक एटम से दूसरे एटम में पूरा क्या हो रहा हो, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा हो। मतलब कि एक एटम के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और दूसरे एटम के वैलेंस शेल में क्या हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉन्स आकर के जुड़ रहे हैं या एक्सेप्ट हो रहा है। तो उस प्रोसेस में हम क्या बोलते हैं, जो बॉन्ड बनता है उसको हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। ठीक, और इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक भी कहते हैं बॉन्ड, है ना। अब जैसे और क्या डेफिनेशन लिखी है, केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब दूसरी डेफिनेशन क्या कहती है, जो केमिकल बॉन्ड बनता है किसकी वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से दो अपोजिट चार्ज आयंस के बीच में। अपोजिट चार्ज क्यों, आपको पता है एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है ना। तो जो दो अपोजिट चार्ज आयंस हैं उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से बनने वाला केमिकल बॉन्ड जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। ठीक, NaCl सबसे बेसिक एग्जांपल है, आपको दिख रहा है कि Na में क्या होता है, आउटर मोशन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें क्या होता है 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे आपका एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, आई होप मैंने पीछे अभी शायद से जब मैं क्लोरीन बोला मैंने 5 बोल दिया था गलती से, है ना, तो उसको मैं करेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे क्या है आपका 287 होता है, 8 2 10 और प्लस 7 इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं उसके आउटर मोस्ट शेल में होता है। तो ये क्या करता है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करना है, उसको अपने नियरेस्ट नोबल गैस जो होती है उसकी कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से निकलेगा वो इसको एक्सेप्ट कर लेगा ये। ठीक है, नीचे डायग्राम में आपको भी दिख भी रहा है। तो इस तरह से क्या होता है, ये बन जाता है, ये Na+ हो गया, ये Cl- हो गया। ठीक है, अब इनके बीच में जो बॉन्ड का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, इसी को हम क्या बोलेंगे, आयनिक बॉन्ड बोलेंगे। इस तरह से कुछ क्या होता है आपका बनता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दो अपोजिट चार्ज आयंस Na+ और Cl- के बीच में NaCl मॉलिक्यूल में। ठीक है, आप समझते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है ना। तो कौन कौन सी चीज़ें होंगी जो फेवर्ड होंगी तभी जाकर के आयनिक बॉन्ड बनेगा। तो पहली बात तो मेटल्स के पास क्या होनी चाहिए, लो आयनाइजेशन एनर्जी होनी चाहिए। अब मैं समझाऊंगा भी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, लैटिस एनर्जी क्या होती है, सब बता दूँ। तो मेटल के पास क्या होनी चाहिए, लो आयनाइजेशन एनर्जी होनी चाहिए। दूसरे एलिमेंट्स के पास क्या होनी चाहिए, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्यों, देखिए आयनाइजेशन एनर्जी मतलब होता है कि वो मिनिमम एनर्जी है ना जो हमें रिक्वायर्ड होती है किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने में। ठीक है, तो जो एनर्जी उस समय रिक्वायर्ड होती है उसी को हम आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि जब ईजिली क्या करेगा इलेक्ट्रॉन, मतलब हमें जो एनर्जी लगेगी यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने में, है ना, और इसको आयन में बदलने में, तो वही क्या होती है हमारी आयनाइजेशन एनर्जी होती है। और दूसरे वाले के पास क्या होनी चाहिए, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन लविंग हो। एफिनिटी का मतलब ये क्या होता है, जो प्यार करे उस चीज़ से, मतलब उसको चाहिए हो। तो यहाँ से वो इलेक्ट्रॉन देगा तो दूसरा वाला क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, है ना। तो दूसरे वाले के पास क्या होनी चाहिए, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होनी चाहिए, मतलब कि इलेक्ट्रॉन लविंग होना चाहिए, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए हो, ज़रूरत हो, ऐसा कुछ। ठीक, और दूसरा वाला जो मतलब पहला वाला जो है उसके पास क्या होनी चाहिए, लो आयनाइजेशन एनर्जी, मतलब कि आपको एनर्जी कम लगानी पड़े और इलेक्ट्रॉन ईजिली आप क्या कर सको, उसके आउटर मोस्ट शेल से निकाल सको। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हो गई। और रिजल्ट में क्या बनता है, रिजल्ट में जो कंपाउंड बनता है उसके पास क्या होनी चाहिए, लैटिस एनर्जी होनी चाहिए। लैटिस क्या होता है, लैटिस आपने जैसे क्लास 12th में देखा होगा, कह सकते हैं सॉलिड स्ट्रक्चर बन जाता है। लैटिस का मतलब क्या होता है, एक तरह से जब आप सोल्यूशन चैप्टर में था शायद से, अभी इतना मुझे याद नहीं आ रहा है ना, तो क्या होता है एक केज टाइप बन जाता है। आपने देखा होगा कई मॉलिक्यूल्स कैसे NaCl का एक केज लाइक स्ट्रक्चर बनता है ना, क्यूब में होता है और केज लाइक बनता है पूरा। तो वहाँ पे क्या होता है, वो लैटिस ही कहते हैं उसको। और उन्हीं के बीच में जो एनर्जी होती है उसको होल्ड रखने की, मतलब कि वो टूटे ना, तो वहाँ पे जो एनर्जी होती है उसको तोड़ने में अगर कोई एनर्जी चाहिए हो तो लैटिस एनर्जी है। चलिए ठीक है, अभी डेफिनेशन कवर करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये चीज़ें मैंने समझा दी, 3 चीज़ें लगती हैं, है ना। अब जैसे हमने बताया कि 3 तरह की एनर्जी जो होती है वो इन्वॉल्व होती है आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन में। पहला आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या एनर्जी, और लैटिस एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी अभी मैंने बताया था कि जो मिनिमम अमाउंट की क्या होती है एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है कि उसके किसी भी एटम के, जो आइसोलेटेड गैशियस एटम होगा, मतलब कि अब ये क्या है गैशियस स्टेट में एटम हमारा, अब उसमें से उसके आउटर मोस्ट शेल से हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को निकालने में, रिमूव करने में जो हमें मिनिमम अमाउंट की एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। और जब आप निकाल दोगे तो क्या बनाएगा, कैटायन का फॉर्मेशन करेगा। तो इस तरह से क्या होता है आयनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन ये कहती है। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। फिर से बता दूं एक बार, चलिए फिर से एक बार समझ लेते हैं क्या कह रहे हैं कि एक एलिमेंट है अपने ग्राउंड स्टेट में, ठीक है, उस एलिमेंट जो अपने ग्राउंड स्टेट में उसके आइसोलेटेड गैशियस एटम में से हम क्या कर रहे हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, जो आउटर मोस्ट शेल है उससे हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जो मिनिमम अमाउंट की एनर्जी हमें चाहिए होती है, ठीक है,
और जब उसको हम इलेक्ट्रॉन को निकाल लेंगे तब वो क्या बना देगा, कैटायन का फॉर्मेशन कर देगा। तो उस मिनिमम अमाउंट की एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। बहुत शॉर्ट में समझे तो सिर्फ जो एनर्जी रिक्वायर्ड हो हमें आइसोलेटेड गैसेस एटम में के आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वही हमारी आयनाइजेशन एनर्जी होती है। अब यहाँ से जैसे देख सकते हैं ये हमारा मेटल है जो कि गैसियस स्टेट में है। इसने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ठीक है। तो ये किस में बदल गया, यहाँ पे अभी सही से लगा नहीं है, Mg+ में बदल जाएगा, ठीक है। Mg है, Mg मतलब गैसियस स्टेट है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस में बदल जाएगा, M+ में, और प्लस E- इस तरह से कहा जाता है। एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर दिस चेंज इज डिनोटेड बाय I, मतलब जो एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होगी इस चेंज के लिए उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, I से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो एनर्जी हम सप्लाई करते हैं इस प्रोसेस में, है ना, उसको पॉजिटिव साइड से दिखाते हैं। जो एनर्जी हम इसमें सप्लाई करेंगे पूरे प्रोसेस में तो वो पॉजिटिव साइन के साथ दी गई होगी। और जो एनर्जी होगी वो हमारी इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में हम क्या करते हैं, इसको मेजर करते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किलो कैलोरी या पर मोल, ठीक है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट या किलो कैलोरी पर मोल पे हम क्या करते हैं, एनर्जी को मेजर करते हैं। मैग्नीट्यूड जो होगा आयनाइजेशन एनर्जी का इज डायरेक्ट मेजर्ड ऑफ ईज ऑफ कैटायन फॉर्मेशन, मतलब क्या है, जो मैग्नीट्यूड है आयनाइजेशन एनर्जी का वो क्या है, डायरेक्ट मेजर है कैटायन के फॉर्मेशन को आराम से मेजर करने के लिए, ठीक है। अगर उसकी वैल्यू क्या है, लो है, तो कैटायन कैसा होगा, रीडली फॉर्म होगा। और एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो होते हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू जो होती है बहुत कम होती है, ठीक है। वो भी चीज समझ में आई होगी। और अगर ये कैटायन जो रीडली फॉर्म हो रहा है, रीडली मतलब अगर मैं बताऊं तो रीडली का मतलब होता है जो आसानी से चीज हो जाए, ठीक है। यहाँ पे कैटायन क्या होता है, बहुत आसानी से फॉर्म हो जाता है। आप समझते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और एनर्जी क्या होती है। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट टू प्रोड्यूस एन एनायन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और एनर्जी। क्या बोल रहा है, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। क्या बताया मैंने, जब आप क्या कर रहे हो तो किसी एटम में आने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, और उस समय ऐड करने के बाद उसको न्यूट्रल एटम से आपने क्या कर दिया, एनायन में बदल दिया। और उस इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में जितनी एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, निकल रही होती है जो एनर्जी, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे क्या दिख रहा है, हमने ये न्यूट्रल था, इस पर कोई चार्ज नहीं था, हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को इसमें ऐड कर दिया और एनायन में क्या कर दिया, इसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तब जो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, उसी को हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनर्जी बोलेंगे। इसको डिनोट कैसे किया था, ई से डिनोट किया था, या एरो बीच में लगना चाहिए था, नीचे हो गया थोड़ा सा, माफी चाहेंगे उसके लिए। इट इज एनर्जी रिलीज्ड, इट इज गिवन अ नेगेटिव साइन, मतलब कि अब यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस साइन के साथ करेंगे। उसमें प्लस के साइन के साथ था, है ना। यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि रिलीज हो रही है, आपको पता है जब एनर्जी रिलीज होती है तो उसको हम नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे भी आपका क्या होगा, जो एनर्जी होगी उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट या किलो कैलोरी पर मोल से क्या करेंगे, मेजर करेंगे। अब एनायन फॉर्मेशन कब ज्यादा फेवर्ड होगा, मतलब कब ज्यादा अच्छे से होगा एनायन का फॉर्मेशन, अगर मोर एनर्जी इज रिलीज इन अबव प्रोसेस, मतलब ज्यादा से ज्यादा जब एनर्जी रिलीज होगी तो उतना अच्छा एनायन का फॉर्मेशन होगा। दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। तभी पीछे लिखा था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसी होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए, ठीक है। लैटिस एनर्जी समझते हैं। लैटिस एनर्जी का मतलब क्या होता है, इट इज रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ एन आयनिक सॉलिड फ्रॉम इट्स आयंस। लैटिस एनर्जी ऑफ एन आयनिक क्रिस्टल M+X- is defined in the following two ways। दो तरह से यहाँ पे क्या है आपका लैटिस एनर्जी को रिप्रेजेंट मतलब कि डिफाइन किया गया है। समझते हैं कि कैसे, डेफिनेशन क्या कह रहा है कि द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एग्जैक्ट नंबर ऑफ गैसियस कैटायन एंड गैसियस एनायन कम क्लोज टुगेदर फ्रॉम इन्फिनिटी टू फॉर्म वन मॉलिक्यूल ऑफ सॉलिड आयनिक क्रिस्टल is called as lattice energy। वही चीज़ मैं बता रहा था कि वहाँ पे क्या होता है, क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है, एक केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसका फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि वो एनर्जी, ठीक है, मतलब कि क्या होगा, यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी। लैटिस एनर्जी में क्या होता है, लैटिस एनर्जी में एक तो पहली बात आपको ये समझना है कि एक सॉलिड आयनिक क्रिस्टल बनता है, ठीक है। वन मोल ऑफ सॉलिड आयनिक क्रिस्टल क्या होता है, बनता है। तो इसी को बनाने के समय में क्या होगा, जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम क्या बोलेंगे, लैटिस एनर्जी बोलेंगे। तो शॉर्ट में हो गया। कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे, जो एनर्जी रिलीज होगी कब, जब एग्जैक्ट नंबर ऑफ गैसियस कैटायन, मतलब मान लीजिए अगर एक कैटायन एक एनायन हम ले रहे हैं, है ना। वैसे तो जब केज मतलब पूरा ये बनेगा लैटिस
ठीक है, पूरा सॉलिड आयनिक क्रिस्टल बनेगा तो उसमें कई सारे आयंस क्या होंगे, मल्टीपल आयंस उसमें होते हैं। आप कभी NaCl का अगर आप ओपन करके देखोगे लेटेस कैसा बनता है, उसमें कई सारे Na+ भी होंगे, कई सारे Cl- भी होंगे, लेकिन क्या होता है Na+, Cl-, Na+, Cl-, Na+, Cl-, ऐसे करके क्या होता है एक दूसरे से वो जुड़े होते हैं। तो जो एनर्जी रिलीज होगी जब एग्जैक्ट नंबर ऑफ गैसेस कैटायन और गैसेस एनायन क्या होंगे एक दूसरे के क्लोज आएंगे इन्फिनिटी से, ठीक है, और क्या बनाएंगे, 1 मोल का सॉलिड आयनिक क्रिस्टल बनाएंगे, तो उस समय जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसी को हम क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी बोलते हैं। फिर से समझते हैं, एग्जैक्ट नंबर ऑफ गैसेस कैटायन जब गैसेस एनायन से क्या होते हैं, पास में आते हैं, ठीक है, इन्फिनिटी से, और एक सॉलिड आयनिक क्रिस्टल बनाते हैं, तब जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी बोलते हैं। ठीक, दूसरी डेफिनेशन क्या कह रहा है, एनर्जी रिक्वायर्ड, अब ये एरो जो है, सॉरी ये एरो जो है यहाँ पे होना चाहिए था, थोड़ा सा नीचे, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि जब PPT बनती है तो थोड़ा सा दिक्कतें हो जाती हैं, क्योंकि मुझे खुद बनानी पड़ती है ना, और बनाने के बाद फिर मुझे पढ़ाना भी होता है, तो थोड़ा बहुत इतना अच्छा एडिटर नहीं हूँ मैं, ये सब कुछ एकदम एग्जैक्ट ठीक कर सकूँ। एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिमूविंग आयंस फ्रॉम 1 मोल ऑफ सॉलिड आयनिक क्रिस्टल फ्रॉम देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन इन अ क्रिस्टल टू एफिनिटी इज कॉल्ड एज लैटिस एनर्जी। देखिए आप ये वाली ही याद कर लो, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये वाली थोड़ी सी क्या हो जाएगी आपके लिए, ज़्यादा स्टैंडर्ड हो जाएगी समझने में भी और फिर याद करने में भी, है ना। कोई ऐसी आप डेफिनेशन हमेशा याद रखिए जो हमेशा के लिए आपको याद रहे, ठीक है, मैं यही सजेस्ट करता हूँ। यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है दूसरी डेफिनेशन में, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिमूविंग आयन, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि क्या करना है, एनर्जी की बात हो रही है, क्योंकि लैटिस एनर्जी पढ़ रहे हैं तो लैटिस एनर्जी के लिए हमें एनर्जी की ही बात करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे भी क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही है, किस लिए रिक्वायर हो रही है, जो हमारा सॉलिड आयनिक क्रिस्टल है 1 मोल का, मतलब कि अभी हमने एक ही लिया है, मान लीजिए NaCl हमने लिया, NaCl क्या 1 मोल का है, तो 1 मोल का जो आयनिक क्रिस्टल है हमारा, उसमें से आयंस को रिमूव करने के लिए क्या है, जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, तो उससे वो क्या हो सके निकाल लें हम, वो कहाँ से निकाल लें, उसकी एक इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है क्रिस्टल में, उस इक्विलिब्रियम पोजीशन से हम क्या कर रहे हैं, सॉलिड आयनिक क्रिस्टल को क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, ठीक है, जिससे कि वो एफिनिटी में जा सके, मतलब एक तरह से वो क्या हो सके, एफिनिटी हो सके, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी बोलते हैं। वैसे अगर चाहें तो समझा देता हूँ क्या कहना चाह रहा है। अभी मैंने बताया कि एफिनिटी मीनिंग मैंने पीछे बताया था, लगाव होता है, ठीक है, लगाव के लिए या मेल कराने के लिए, ठीक है, किसी का किसी से, तो उसी वर्ड की मीनिंग क्या होती है, एफिनिटी होती है। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे आप जो क्रिस्टल है उस क्रिस्टल में जो उस सॉलिड आयनिक क्रिस्टल की क्या होगी, एक इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी। अब उस इक्विलिब्रियम पोजीशन से हम क्या कर रहे हैं, आयन को रिमूव कर रहे हैं, और उस आयन को रिमूव करने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है जिससे कि एफिनिटी हो सके, एफिनिटी मतलब मेल हो सके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी बोलते हैं। क्योंकि आयन को रिमूव तो करना पड़ेगा ना, जैसे हम अगर मान लीजिए कह सकते हैं, अभी जैसे बेसिक हमने पीछे पढ़ा कि क्या था, Na+ और Cl-, तो Cl- क्या है, आयन है, Cl का क्या होता है, पूरा मॉलिक्यूल होगा। अब उस मॉलिक्यूल से हम कह सकते हैं, मतलब Cl एक एटम है या मॉलिक्यूल आप ले सकते हो, वैसे तो एटम है, आप क्या कर रहे हैं, उसमें से हम अगर एक आयन निकालना चाहते हैं, ठीक है, सिंपल Cl लेंगे तो एटम है, लेकिन उसका क्या होगा, अगर हम कई सारे ले रहे हैं तो हो सकता है वो मॉलिक्यूल हो पूरा। अब उसमें से क्या होगा, अगर एक हम सिर्फ आयन को निकालना चाहते हैं उस क्रिस्टल में से, ठीक है, अब उस क्रिस्टल में से उस सिर्फ एक आयन को रिमूव करने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी जिससे कि एफिनिटी हो सके, तो उसी को लैटिस एनर्जी बोलेंगे। बहुत शॉर्ट में ही समझे, तो ये वाली ज़्यादा अच्छी है आपके लिए। ये वाले में क्या है कि सिर्फ इतना कहना चाह रहा है कि बस एक हमारा क्या है, क्रिस्टल है, क्रिस्टल में एक इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी। अब उस इक्विलिब्रियम पोजीशन में से हम क्या कर रहे हैं, 1 मोल का सॉलिड आयनिक क्रिस्टल क्या कर रहे हैं, आयनिक क्रिस्टल का एक आयन, देख रहे हैं क्या क्या चीज़ें बोल रहा है, क्रिस्टल है, क्रिस्टल में इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी। अब उस इक्विलिब्रियम पोजीशन से जो सॉलिड आयनिक क्रिस्टल है, अब उस क्रिस्टल का क्या कर रहे हैं, एक आयन बस हम क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं एफिनिटी के लिए, और उस समय जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसी को हम लैटिस एनर्जी बोलेंगे। बस इतना, ज़्यादा डीप देना चाहिए। ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। डिनोट कैसे करते हैं, यू से डिनोट करते हैं, इतना समझना है। अब कई यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कई तरह के कैटायंस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। कैटायंस पे आते हैं, लेकिन उससे पहले हम सोचते हैं आपके लिए ये चीज़ समझा दें, ये ज़्यादा सही रहेगा। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन में आते हैं, फेवर करते हैं, मतलब ठीक है, आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन में कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं फेवर करते हैं। तो जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे, वही 3 चीज़ें, आयनाइजेशन एनर्जी जो है एलिमेंट की वो लो होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होनी चाहिए वो हाई होनी चाहिए,
लैटिस एनर्जी जो है कंपाउंड का वो भी हाई होना चाहिए। कैलकुलेशन कैसे करते हैं लैटिस एनर्जी की, दो तरह से किए जाते हैं। एक आपका मेडलिंग कांस्टेंट है, ये थ्योरेटिकली यूज किया जाता है। कैलकुलेटिव एक्सपेरिमेंटली देखा जाए तो बॉर्न-हेबर साइकिल से किया जाता है। तो लैटिस एनर्जी जो होती है उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, थ्योरेटिकली जो है मेडलिंग कांस्टेंट का यूज करके हम थ्योरेटिकली क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं लैटिस एनर्जी को। और एक्सपेरिमेंटली अगर डिटरमाइन करना है तो बॉर्न-हेबर साइकिल से हम क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। दोनों ही मेथड क्या है हमारे नीचे डिस्कस्ड है, आइए समझते हैं। थ्योरेटिकल कैलकुलेशन जो है लैटिस एनर्जी का मेडलिंग कांस्टेंट का यूज करके वो कैसे है, उसका एक फॉर्मूला यहाँ पे जैसे कि दिया हुआ है। 1918 में मैक्स बॉर्न और एल्फ्रेड लैंग ने अपनी थ्योरी प्रपोज की थी कि जो लैटिस एनर्जी है उसको हम कहाँ से निकाल सकते हैं, दो चीज़ों से डिराइव कर सकते हैं। पहला क्या, जो आयनिक लैटिस का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा। आयनिक लैटिस का क्या होगा, अपना एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा। ठीक है, अभी समझाता हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होगा। और एक रिपल्सिव पोटेंशियल एनर्जी होगी। इन दोनों से हम क्या कर सकते हैं, लैटिस एनर्जी को ड्राइव किया जा सकता है, ऐसा उन्होंने बोला था। लैटिस एनर्जी को थ्योरेटिकली कैलकुलेट करते हैं हम बॉर्न-लैंडे इक्वेशन के यूज करके। क्या है, U इक्वल टू ई स्क्वायर जेड प्लस जेड माइनस एम एन ए 1 माइनस 1 बाई एन अपॉन आर, जहाँ पे E क्या है हमारा चार्ज है इलेक्ट्रॉन पर, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1.6022 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कोलम। ठीक है, ये जो है x नहीं है, ये N2 है। ठीक है, N2 का साइन है। Z प्लस जेड माइनस क्या होता है हमारा कैटायन पे जो चार्ज होगा और एनायन पे जो चार्ज होगा उसकी वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे। मान लीजिए अगर Na प्लस है Cl माइनस है, एक ही एक है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी 1 1 हो जाएगी, कोई चेंज नहीं आएगा। कोई और अगर ज़्यादा पे जाओगे आप, जैसे आपको पता है कि अगर हम मेटल्स में जैसे टाइटेनियम वेनेडियम इन सब पे जाते हैं तो वो +2 +4 की भी मतलब कि आयंस में जाते हैं, है ना, तो वहाँ पे उनकी वैल्यूज हम वो लिखेंगे फिर। Na क्या है, एवोगैड्रो नंबर है जिसकी वैल्यू 6.023 इंटू 10 की पावर 23 होती है। N हमारा बॉन्ड एक्सपोनेंट है। R डिस्टेंस है दोनों कैटायंस और एनायन के बीच की जो न्यूक्लियाई है, ठीक है, उनकी दूरी है R। U लैटिस एनर्जी है आयनिक कंपाउंड की। M मेडलंग है, ठीक है, जो कि एक हमारे जर्मन फिजिस्ट है एरविन मेडलंग, उनके नाम पे पड़ा है। ये तो थ्योरी पार्ट हो गया, इससे हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। यहाँ पे कुछ देखिए निकला हुआ है कि NaCl का क्या निकलता है, CaCl का कितना निकलता है, CF2 का कितना निकलता है और TiO2 का कितना निकलता है। ठीक है, तो ये भी समझते हैं। और क्या है, ठीक है, अब थोड़ा सा मैं वापस से आ जाता हूँ इन चीज़ों पे। ये जो अभी टाइप्स ऑफ कैटायंस थे, 4-5 तरह के कैटायंस आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, पहला जैसे क्या करें कि टाइप्स ऑफ कैटायंस में समझते हैं है क्या। अच्छा, जो आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन है वो किसके वजह से हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है इनर्ट गैस एलिमेंट्स की एक तरह से क्या होती है, सिमिलर होती है। अभी मैंने पीछे जब आपको ये चीज़ समझाई थी कि हमारे जो आयन का फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है, जब हमारे जो दोनों कंबाइनिंग एटम्स हैं, एक क्या कर रहा हो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके नियरेस्ट नोबल गैस को क्या कर रहा हो, जो कॉन्फ़िगरेशन होती है उसको अटेन कर रहा हो, और दूसरा वाला क्या कर रहा हो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अपने नियरेस्ट नोबल गैस की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है उसको अटेन करता है, तब जा करके क्या होता है वहाँ पे आयनिक का फॉर्मेशन होता है ना, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। वही चीज़ यहाँ पे भी लिखी हुई है कि फॉर्मेशन जो होता है आयनिक कंपाउंड का क्या है, इज ड्यू टू एटम attaining electronic configuration similar to that of inert gas element by an anion while the cation may achieve any one of the following configuration। हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जैसे कि इसने बोला आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन में किसके वजह से हो रहा है, एटम जो है वो जो उसके पास का जो इनर्ट गैस होता एलिमेंट होता है उसी की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है उसकी सिमिलर, ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम सेम वही हो जाएगी, सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को क्या करता है अटेन करता है। और कौन करेगा, ये एनायन करेगा। वाइल जो कैटायन होता है वो कोई भी एक कॉन्फ़िगरेशन क्या करेगा, जो नीचे यहाँ पे लिखी हुई है इनमें से किसी एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वो क्या करेगा, अटेन करेगा। लेकिन जो एनायन है वो क्या होगा, जो उसके नियरेस्ट आपका इनर्ट गैस एलिमेंट होगा उसकी ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करता है। अब जैसे H+ है, क्या होता है, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो वो अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो H+ में चला जाता है ना, अब उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन्स बचे ही नहीं, ये हो जाता है। दूसरा क्या कह रहा है, आयंस विद इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन के साथ आपके आयंस जो बनते हैं वो कैसे हैं, ये जो आयंस होते हैं इनके पास क्या होती है, इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है इनके आउटर मोस्ट शेल में होती है। देखिए सिमिलैरिटी होती है, ये नहीं कह रहा हूँ कि एग्जैक्ट वही हो जाएगी। जैसे अभी मैंने बताया जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन में क्या था आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, उसने क्या किया एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया वो 8 में बदल गया, मतलब उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब जब उसकी आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे Cl- की तो आप क्या लिखोगे 2 8 18, और यही चीज़ आपकी क्या होती है
आर्गन की होती है ना। आर्गन में भी कितने होते हैं आउटर मोस्ट में? 18 होते हैं अगर आप देखोगे। तो सेम हो गई ना, उसकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी फिर? NH2 NP6 यही चीज़ हो गई। लेकिन जब आप आगे जाओगे, ठीक है, जब डी वाले ट्रांजिशन में जाओगे, है ना, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं हमारे डी ब्लॉक के, उनमें जाओगे तो वो जब अटेन करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियरेस्ट टू या सिमिलर टू इनर्ट गैस, तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे उनका बाकी भी होती है, क्योंकि उनके में डी भी आएगा, है ना। तो बस सिमिलैरिटी क्या होगी उसमें, बीच में उनके में NH2 NP6 ये चीज़ आ जाती है ना। अभी वो चीज़ मैं यहाँ पे डी एन एफ ब्लॉक जब बताऊँगा उसमें समझाता हूँ कैसे, ठीक है। यहाँ पे जैसे क्या कह रहा है, n=1 के लिए एक्सेप्शन है यहाँ पे, बस एक चीज़ आपको याद रखनी है। अब जैसे लिथियम की क्या है, वो क्या करता है Li+ में, क्योंकि देखिए आपको पता है कि Li में 3 होते हैं, तो वो एक इलेक्ट्रॉन देगा Li+ में जाएगा, यानी उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? उसके नियरेस्ट जो इनर्ट गैस है वो कौन सी हमारी? हीलियम है, उसका कितना होता है? 1s2, और Li+ का भी कितना हो जाएगा? 1s2 हो जाएगा। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम की बात करें, सोडियम में कितने होते हैं आपके? 11 होते हैं, है ना। तो वो अपना आउटर मोस्ट शेल से क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन देगा, Na+ में जाएगा। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए अब उसके पास? 10 है। आउटर मोस्ट में कितना है? 8 है, ठीक है। नियरेस्ट नोबल गैस की किसकी? 2s2 2p6, यानी NH2 NP6 देखिए जो है NH2 NP6, वो उसने क्या कर लिया? अटेन कर लिया। एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम भी सेम यही करेंगे। अब पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ठीक है, स्कैंडियम हो गया, टाइटेनियम हो गया, तो ये क्या होंगे? अपने नियरेस्ट नोबल गैस जो हमारी आर्गन होती है उसकी कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करते हैं, ठीक। कैसे कर रहे हैं वो आपको दिख रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को निकालते जा रहे हैं, तब जाकर के वो नियरेस्ट नोबल गैस को अटेन कर पा रहे हैं। तो 2 अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन बनेगी। एक कॉन्फ़िगरेशन की जो गैशियस स्टेट में होगी, मतलब हम कह सकते हैं ग्राउंड स्टेट में, सॉरी गैशियस नहीं, ग्राउंड स्टेट में जो होगी उसकी एक हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। फिर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद या एक्सेप्ट करने के बाद अलग से एक कॉन्फ़िगरेशन बनती है, वो हमें दिखानी पड़ती है। दोनों कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ती है हमें। कि आफ्टर ट्रांजिशन हम कह सकते हैं, जब हमने देखिए ऐसे सिंपली यहाँ पे क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं होता, एनर्जी देनी पड़ती है, चाहे वो हीट एनर्जी दें आप, जिसको हम थर्मल एनर्जी बोलते हैं, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करें, कोई एनर्जी हमको देनी पड़ती है, तब जाकर के क्या होता है? इलेक्ट्रॉन निकलता है ना। तो एक ग्राउंड स्टेट होती है, फिर उसी को हम बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट, ठीक। अब यहाँ पे देखिए आयंस विद स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे भी क्या है, इन आयंस के पास भी क्या होते हैं? अपने आउटर मोस्ट शेल में वो क्या रखते हैं? इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या है हमारा, आप देख सकते हैं एग्जांपल में कैडमियम है ना। तो अभी हमने देखा एक सिल्वर है आपका, कैडमियम है, ठीक है, इंडियम है। तो इन सब का क्या है, आपने देखा कि अगर ये एक इलेक्ट्रॉन अपना निकाल देगा तो भी ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो क्या करेगा? अटेन करेगा। ये अपने जब 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तभी क्या होगा? नियरेस्ट नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को क्या करेगा? अटेन करेगा, ठीक है। स्यूडो का मतलब यहाँ पे मिक्स होता है, एक तरह से आप कह सकते हो। स्यूडो मतलब ये क्या है, इसमें आपका जो अभी जो मैं समझा रहा था चीज़, वही चीज़ है यहाँ पे कि NH2 NP6, देखिए इनर्ट गैस की क्या थी? NH2 NP6 थी। तो NH2 NP6 तो है, साथ में साथ अपने भी क्या है, आगे जो शेल है उसके भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे देखने को आपको मिलते हैं, ठीक है। और वो चीज़ आपको समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ, कि जो हमारा, जैसे कि मैंने चीज़ें इतनी समझाई आपको कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हैं, ठीक है। तो सिमिलर मतलब कि स्यूडो मतलब एक तरह से क्या होता है? सिमिलर की मतलब होता है ना, कि आपका कि नियरेस्ट नोबल गैस जो होती है NH2 NP6 जो है, ठीक है, वो भी अटेन करेंगे, साथ ही साथ अपने भी क्या होते हैं उसके बाद उनके पास अपने जो सब एनर्जी लेवल्स होते हैं, सब एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं हमारे, उनके में भी अपने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब यहाँ पे लेकिन आप देखोगे तो क्या है? स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? क्योंकि इन्होंने जब अपने इलेक्ट्रॉन्स को निकाला है ना, तो यहाँ पे देखिए S में 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम होते हैं, P में 6 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम होता है, D में आप 10 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम भर सकते हो। तो मैंने चीज़ बताई थी कि स्टेबल कब होता है? जब वो अपने हाफ फिल्ड कंडीशन में हो या फिर फुल फिल्ड, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपके, देखिए सारे क्या है? फुल फिल्ड हैं। तो इसका मतलब सारे क्या होंगे? अब जा करके वो क्या होंगे? स्टेबल होंगे, है ना। तो ये चीज़ आई होप समझ में आई होगी आपको। अब जो इनर्ट S2 पेयर कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है आपकी, उसका एक फॉर्मूला जैसे लिखा है n-1s, मतलब कि जो S में होंगे वो जितने नंबर ऑफ हमारे हमने पढ़ा था ना क्वांटम नंबर होते हैं, ठीक है, उससे एक कम। तो n-1s2p6 मान लीजिए, अगर मैंने क्या लिया है कि हम सेकंड शेल की बात करें तो उससे एक कम, या थर्ड शेल की बात करें तो एक कम, है ना। वैसे यहाँ पे होगा नंबर ऑफ शेल से रिप्रेजेंट होता है ना, कि n को अगर हमने मान लीजिए 3 लिया तो उससे एक कम, यानी 2s2 2p6 ऐसे करके हम लेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है आपका, जब एलिमेंट्स की पास क्या होती है? वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो? NS2
एन पी की पावर एक्स, एक्स यहाँ पे हमारा 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, और वो क्या करे, लूज देयर पी इलेक्ट्रॉन्स, मतलब अपने पी से क्या कर रहा हो, इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा हो, ठीक है। और कैटायंस की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो कि NH2 कॉन्फ़िगरेशन वहां पे बनती हुई दिखाई दे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनर्ट S2 पेयर कॉन्फ़िगरेशन। फिर से समझते हैं क्या बोल रहा हूं मैं, कि जब एलिमेंट के पास क्या हो, कॉन्फ़िगरेशन हो, वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो, NH2 NP की पावर x, x में हमारा 1 2 3 कुछ भी हो सकता है ना, NH2 NP1, NH2 NP2, NH2 NP3, NH2 NP4 ऐसे करके कुछ भी हो, और अपने वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से लूज कर रहा हो, अपने p वाले से लूज कर रहा हो, ठीक है। और जो कैटायन की कॉन्फ़िगरेशन बने वो क्या बने, NH2 कॉन्फ़िगरेशन के साथ वहां पे क्या बने, आपकी कैटायन की कॉन्फ़िगरेशन बनती हुई दिखाई दे, तब वो आपकी इनर्ट S2 पेयर कॉन्फ़िगरेशन होगी, ठीक है। और ये पॉसिबल कब होगा, जब एनर्जीज जो होंगी किसकी, NS और NP इलेक्ट्रॉन की, वो डिफर कर रही हूँ, ठीक है। जिसके रिजल्ट में हमें क्या देखने को मिले, स्टेप वाइज आयनाइजेशन वहां पे आपको रिजल्ट में देखने को मिले केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन के समय, ठीक है। कब, मैंने क्या बोला कि ये पॉसिबल कब होगा, जब जो चीज बताई मैंने ना कि आपका पी इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, लूज हो, और कैटायन की कॉन्फ़िगरेशन NH2 बनती हुई वहां पे दिखाई दे आपको। ये कब होगा, जब एनर्जीज जो होंगी NS और NP इलेक्ट्रॉन्स की वो डिफर कर रही होंगी सफिशिएंटली, सो एज टू रिजल्ट इन द स्टेप वाइज आयनाइजेशन। और ये आपको रिजल्ट किस में देखने को मिले, स्टेप वाइज आयनाइजेशन में देखने को मिलेगा, कब, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन के समय, ठीक है। और ये जो होंगे ऐसी कॉन्फ़िगरेशन, ये कौन देखने, मतलब किस में देखने को मिलेगा, और कौन से एलिमेंट्स आपके देंगे, जो पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप 2A 4A और 5A के, ठीक है, वही ऐसे ट्रांजिशन, वही मतलब ऐसे आयंस आपको फॉर्म करते हुए देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे वही ये D के लिए, ये आपका F के लिए, कि ट्रांजिशन मेटल आयंस जो होते हैं वो आपके कब फॉर्म होते हैं, जब वो अपने आउटर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स को बिना किसी आयनाइजेशन के लूज करते हैं। क्या बोला मैंने, ट्रांजिशन मेटल आयंस जो होते हैं, ठीक है, वो कब आपको फॉर्म होते हुए दिखाई देंगे, जब वो अपने आउटर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन से बिना आयनाइजेशन के इलेक्ट्रॉन को लूज कर दें, ठीक है। और कौन सी कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना, ये वाली NH2 NP6 एंड D की पावर x। अब x हमारा 1 से 9 के बीच में होता है, ठीक है। जैसे हमारा टाइटेनियम हो गया, वेनेडियम हो गया, क्रोमियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, ठीक है। तो ये वाले क्या है, अपने इसने जैसे 2 इलेक्ट्रॉन्स को जब लूज करेगा तो वो यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसी आपको दिखाई देगी, ठीक है। मतलब NH2 NP6 नियरेस्ट आपकी क्या है, नोबल गैस के पास पहुंचने की, नहीं समझाता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ। अब जैसे आपको पता है टाइटेनियम में क्या होता है, टाइटेनियम में 22 होता है, नियरेस्ट कौन है उसके, सबसे नियरेस्ट अगर आप जाओगे तो आर्गन है उसके, क्योंकि आर्गन कितना होता है आपका, अभी आपने पीछे देखा है आर्गन के लिए जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन है 3s2 3p6 है ना। तो इसी की नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए क्या कर रहा होगा, जो मैं कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाता हूँ आपको, मैं यहाँ पे अभी बता रहा हूँ। जैसे टाइटेनियम ये होती है, आपको पता है टाइटेनियम और वेनेडियम ये, ठीक है। क्या होता है पर, एक मिनट, वेनेडियम में VI नहीं है यहाँ पे, वेनेडियम में सिर्फ V होगा, गलती से मैंने लिख दिया टाइटेनियम के फ्लो में, मेरे से सही कर देते हैं, ये V है सर, ठीक है। आपको पता है टाइटेनियम की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं 22 होते हैं, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2 ये होता है आपका, ठीक है। और वेनेडियम का क्या होगा, आपको 23 होता है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3 ये बनेगा। लेकिन जब +2 में जाएगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हम निकालते हैं वो पहले कहाँ से निकालते हैं, 4s से निकालते हैं, मतलब जो हमारा s वाला होता है उससे इलेक्ट्रॉन्स हम निकालते हैं। इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये क्या हो जाएगी, कॉन्फ़िगरेशन 3d2 बचेगा, s के इलेक्ट्रॉन्स निकल गए। वैसे ही आपका जो वेनेडियम है +2 की कंडीशन में, उसमें भी जो हमारा 4s होगा उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, ये जो 3d वाला होगा ये आपका रहेगा। तो अब देखेंगे अगर आप, तो ये कैसा बन गया हमारा NH2 NP6। देखिए NH2 NP6 जो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन, मतलब इनर्ट गैस की कॉन्फ़िगरेशन वो इसमें आ रही है कि नहीं आ रही, आ रही है, ठीक है। और अलग से क्या हो रहा है, सेम ही शेल का, अगर आप देखोगे तो शेल थर्ड है, शेल थर्ड है, शेल थर्ड है, सेम ही शेल का क्या होगा, D वाला सब शेल जो है, जबकि सब एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये वाले जो है हमारे क्या है, D एंड F आयंस के इनर्ट क्या होंगे, ट्रांजिशन मेटल आयंस जो होंगे वो इस तरह से फॉर्म होंगे, है ना। अब यहाँ पे अगर आप मैच कराओगे तो ये NH2 NP6 और ND3 आ रहा है, और यहाँ पे देखिए लिखा है, क्या लिखा है, NH2 NP6 और ND की पावर क्या होगा, मतलब यहाँ पे 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, तो देखिए 3 आ गया इसके लिए और 2 आ गया इसके लिए, है ना। तो यही चीज़ यहाँ पे बता रहा था। और F में क्या होगा, F में जो आयंस आपके ड्राइव होंगे
इनको क्या बोलते हैं, पहली बात तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो जो आयंस हमारे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स से मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, वो अपने आउटर एस और डी इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके मिलेंगे। अभी यहाँ पे क्या हो रहा था, सिर्फ एस के निकल रहे थे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा आपका, एस और डी इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, वो रिमूव करेंगे और कौन सी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, n-1 s2, n-1 p6 और n-2 d की पावर 10, n-2 f की पावर 1 से 13। ये तो मतलब बेसिकली आपको पता है ये कॉन्फ़िगरेशन होती ही है f ब्लॉक एलिमेंट्स की, ठीक है। 1s2 2s2 है ना, फिर 2p6 3s2 3p6 एंड 4s2, वो क्या जाता है आपका f तक का जाता है ना। तो ये क्या होगा आपका, इस तरह से DNF आयंस के आपके क्या होते हैं, मतलब कि आयंस बनते हैं, D और F के आयंस बनते हैं। D क्या हमारा ट्रांजिशन मेटल है, उनके आयंस कैसे बनते हैं मैंने अभी समझाया, और F क्या हमारे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, उनके आयंस कैसे बनेंगे वो हमने बताया। बस ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, कहाँ से वो इलेक्ट्रॉन अपने रिमूव करते हैं। इसमें S से निकले, इसमें क्या होगा, S और D के इलेक्ट्रॉन्स को निकालते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक लास्ट लिखा है आयंस विद इररेगुलर कॉन्फ़िगरेशन। कुछ आयंस ऐसे होते हैं जिनका कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा इररेगुलर होता है, तो ये जो सर्टेन आयंस हैं ये हमारे किसी भी पर्टिकुलर क्लास में क्या है, आप उनको मतलब क्लासीफाई नहीं कर सकते हो। तो कौन सा हमारा गैलियम है वो आपको याद रखना है +4 कंडीशन में, ठीक है। तो यहाँ पे ये पार्ट आपका खत्म हो गया। तो अभी हम इतना रखते हैं, बाकी चीज़ें जो हैं वो नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। जैसे कि हमारा पूरा बॉन्ड एक्सपोनेंट हो गया, ठीक है, ये बॉन्ड हेबर साइकिल हो गया, ये पूरा हम नेक्स्ट में कवर करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको चीज़ समझ में आई हो क्लास में, जो भी चीज़ें अगर आपको लगे कि नहीं समझ में आई तो कमेंट ज़रूर करिएगा, दोस्तों को शेयर करिए वीडियो को, जिससे उनको भी टॉपिक्स क्लियर हों, ठीक है। और अगर आप अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपको रेगुलर ऐसे BSc MSc और क्लास 12 11 10 9 सारे लेक्चर्स की प्लेलिस्ट भी मैं बना रहा हूँ। आप वहाँ से भी अपने छोटे भाई बहन कोई अगर हो जिनको पढ़ना हो तो उनको भी आप शेयर कर सकते हो चैनल, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट में। हैव अ नाइस डे, गुड डे, बाय बाय।